अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है, ना हमारे यहाँ अब मैं क्या कहूँ आपको। I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs and I see some of his speeches. एस जयशंकर, ये नाम आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, चाइना, रूस और दूसरे देशों में भी एस जयशंकर के चाहने वाले भरे पड़े हैं और सभी देशों में इनकी चर्चा हमेशा से होती रही है। वहीं अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो ये भी उनकी तारीफें करता नहीं थकता है। विदेश में जाकर भारत को बेबाकी से रिप्रेजेंट करना हो या स्वदेश के हालात को समझना हो, एस जयशंकर सभी बखूबी कर लेते हैं। उनकी इन्हीं स्किल्स की वजह से देश के बहुत से लोग इनको अगला प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं और लोगों का मानना है कि 2024 में अगर एस जयशंकर चुनाव में खड़े हों तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। भारतीय राजनीति में रोमांचकारी घटनाएं हमेशा से रही हैं और इस बार हम एक नया चेहरा देख सकते हैं जिन्हें लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन सिर्फ पसंद करने से यूं ही किसी को भी देश का प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता ना। इसलिए हम इस वीडियो में हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमें इस बात पर यकीन दिलाती है कि एस जयशंकर 2024 के इलेक्शन जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको हमारी वीडियोस से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दें। एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ आज एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं। जिस तरह वो पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने की समझ और स्किल्स रखते हैं, उससे आधा भारत उनका दीवाना हो गया है। जयशंकर की ये स्किल्स यूं ही कहीं से नहीं आई है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मेजर्स करने के बाद जेएनयू से पीएचडी की है और वो भी इंटरनल रिलेशन सब्जेक्ट में, जहां से उन्होंने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में स्पेशलाइजेशन हासिल की है। मतलब एस जयशंकर जिस कॉन्फिडेंस से कोई बात करते हैं वो यूं ही हवा में की गई बातें नहीं होती, बल्कि उनकी बात की एक क्रेडिबिलिटी भी है। और वो क्रेडिबिलिटी आज से नहीं बल्कि तब से है जब से उन्होंने 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की थी। ये सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद एस जयशंकर जी ने कई अलग अलग देशों में काम किया, लेकिन यूएस और चीन में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने जो काम किया उससे देश को कई मायने में मदद हुई है। अगर आपको याद हो तो इंडिया के पास हमेशा से न्यूक्लियर पावर नहीं थी। जहां पाकिस्तान और बाकी देश दूसरे देशों से यूरेनियम ले सकते थे, वहीं इंडिया को ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। सीनेट में इस बात को लेकर बहुत मतभेद भी हुए थे और बराक ओबामा तो उस वक्त अपने फैसले पर ऐसे अड़े हुए थे कि वो किसी भी इंडियन डिप्लोमेट की बात सुनने को भी तैयार नहीं थे और उन्होंने इंडिया के सामने कुछ ऐसी शर्तें भी रखती थी जो कोई कभी ना माने। एस जयशंकर जी भी ऐसी ही बात मान जाने वालों में से थोड़ी ना हैं। उन्होंने भी आखिरी दम तक का जोर लगाया और सभी डिपार्टमेंट से मिलकर वो बिल पास करवा ही लिया। अमेरिका की बात तो हो गई, अब आते हैं चीन पर। जब एस जयशंकर चीन में इंडियन डिप्लोमेट के ओहदे से रह रहे थे, तब 2015 में चीन इंडिया पर अटैक करने की पूरी तैयारी में था। चीन की आर्मी ने लद्दाख की कुछ जमीन पर अपने टेंट भी लगाने शुरू कर दिए थे। तब एस जयशंकर जी ने ही आकर बात संभाली थी। उन्होंने चीन के आर्मी के चीफ जनरल से इतने आराम से बात की कि चीन की आर्मी ने उसी वक्त वो टेंट्स हटवाने का ऑर्डर दे दिया और चीन के चीफ जनरल ने जयशंकर जी की बहुत तारीफ भी की। अपनी स्किल्स से जयशंकर जी दुनिया की नजर में तो आने लगे ही थे, साथ ही साथ वो भारत के मिनिस्टर्स को भी लुभाने लगे थे। जैसे मनमोहन सिंह जी भी जयशंकर जी के काम से बहुत इंप्रेस थे और उन्हें आज जो पोजीशन दी गई है वो ऑफर करना चाहते थे, लेकिन तब माहौल अलग था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नज़र जयशंकर जी पर हमेशा से थी और उन्हें पता था कि जयशंकर जी अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं और इफेक्टिवली भी करते हैं। और उन्होंने ये बात तब प्रूफ की जब उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो गुजराती डायमंड ट्रेडर्स को जो डायमंड चीन से स्मगल कर रहे थे उनकी सजा थोड़ी कम कर दें। तो वहां की अथॉरिटीज ने उनके कहने पर ऐसा करने के लिए भी मान गई। जयशंकर जी के रिलेशंस इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के साथ बेहतर होने लगे
जिसके चलते उन्होंने मोदी जी के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग भी करवाई। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब देश विदेश में ट्रैवल कर रहे थे, तब ज्यादातर बड़े ट्रिप्स मोदी जी के लिए एस जयशंकर ही ऑर्गेनाइज करवाते थे। इन्हीं ट्रिप्स की वजह से ही भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस आज पहले से भी बेहतर हैं। शायद यही वजह रही होगी जो जयशंकर जी के रिटायर होने से 2 दिन पहले ही उन्हें भारत का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया। जयशंकर जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है कि उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपनी फाइन जजमेंट से पता नहीं कितनी समस्याओं से बचाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर जी के पास कोई सुपर पावर है, तो ऐसा सोचना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि 10 से ज्यादा भाषाएं जानना भी किसी सुपर पावर से कम नहीं है। वो ज्यादातर देशों के लोगों से उनकी भाषा में ही बात करते हैं, और जब भी आप किसी से उनकी भाषा में बात करते हैं तब उन्हें आपके साथ अपना सा लगता है। ऐसे में वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं। और जयशंकर जी हमेशा शांत रहते हैं, भले ही उन्हें किसी के अगेंस्ट कुछ क्यों ना बोलना हो, वे उनको भी आराम से कहते हैं। और जयशंकर भारत को बहुत आगे लेकर जाने का सपना देखते हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी एक नई फॉरेन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट की है, जिसमें वो इंडिया को एक वीक नेशन स्टेट नहीं बल्कि एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तभी तो जब भारत ने रूस और यूक्रेन वॉर में किसी की भी साइड पिक करने से मना कर दिया था, तब पूरी दुनिया ने भारत के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। जयशंकर जी का मानना है कि इंडिया को अपना सबसे ज्यादा ध्यान नेशनल सिक्योरिटी पर देना चाहिए, और जयशंकर जी अपनी पॉलिसी में इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं। जयशंकर जी के फॉरेन सेक्रेटरी बनने से दुनिया भर में इंडिया की इमेज बहुत बदल गई है। कुछ देश तो इंडिया पर भरोसा सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जयशंकर जी पर उनको पूरा भरोसा है। अब जब हम जयशंकर जी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तब हमारे सामने ये सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि नो डाउट जयशंकर काम में तो बहुत अच्छे हैं, लोगों के प्रिय हैं, और दुनिया भर में लोग उनकी बातें सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो क्या इस बात को नोट करते हुए ये कहना सही होगा कि जयशंकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात अलग है, लेकिन पूरे देश को रिप्रेजेंट करना और उसे चलाना एक अलग बात है। लेकिन हम इन फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते कि यूथ की मांग भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ऐसे कैंडिडेट की है जो सबसे पहले पढ़ा लिखा हो और वो यंग भी हो। तो सोने पे सुहागा, जयशंकर एक पीएचडी होल्डर हैं, वो भी भारत की सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। चाहे आप जयशंकर जी का एकेडमिक बैकग्राउंड उठाकर देख लें या उनके वर्क एक्सपीरियंस, जयशंकर जी बने तो पॉलिटिक्स के लिए ही बने हैं। और अब तक तो हम सब ने जान लिया है कि भारत को आगे लेकर जाने के लिए जयशंकर जी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, और उन्होंने ये बात हर पॉइंट पर प्रूव भी की है, जो भारत को ऑलरेडी चेंज लाने की राह पर है। जयशंकर जी जियोपॉलिटिक्स भी अच्छे से समझते हैं, और जिस तरह उन्होंने मोदी जी को अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प की है, वैसे ही वे अपने लिए भी कर सकते हैं। जब से जयशंकर जी ने फॉरेन अफेयर्स को संभालना शुरू किया है, उन्होंने बाकी डिप्लोमेट्स और उसमें होने वाले कामों को भी बेटर तरीके से हैंडल किया है। और अगर जयशंकर जी बीजेपी के तरफ से अपना मेमोरेंडम प्रेजेंट करते हैं, तो इस बात पर आप एग्री कर सकते हैं कि उसमें बहुत सी अच्छी चीजें होंगी जो भारत के विकास में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट भी करेंगी। लेकिन जयशंकर जी की पॉजिटिव साइड ही सिर्फ देखकर आप कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जयशंकर जी, उनकी स्ट्रेटेजीज और उनके स्टेटमेंट्स के सख्त खिलाफ हैं। जयशंकर जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था कि इंडिया की हिस्ट्री में हुई गलतियों की वजह से हम अभी पीछे हैं, और एक बार उन्होंने ये तक कह दिया था कि इंडिया में लोगों की सोच आज भी कोलोनाइज्ड है, जो काफी प्रोफेसर्स और ब्यूरोक्रेट्स को पसंद नहीं आई। जयशंकर जी का ये रिमार्क उन्हें ऐसा लगा जैसे देश की सारी ग्रोथ को जमीन पर ले आया हो, और ये कहना काफी हद तक गलत भी है कि हिस्ट्री में भारत का कोई विकास नहीं किया गया, क्योंकि जब पूरी दुनिया हमें क्रिटिसाइज कर रही थी, तब भारत ने साइंस में बहुत तरक्की की थी। जयशंकर जी के जिन रिमार्क्स की वजह से आज उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, उन्हीं रिमार्क्स की वजह से आज देश में कुछ लोगों का मानना है कि जयशंकर जी सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम कुछ नहीं करते। एक प्रोफेसर ने तो इतना तक कहा है कि जयशंकर जी की इम्प्लीमेंट की गई नई पॉलिसी कुछ नया नहीं करने वाली है। इस पॉलिसी में कुछ नया नहीं है, इस पॉलिसी से बल्कि भारत की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी। अब जब आपके सामने जयशंकर जी के बारे में सब कुछ है, अब आपको क्या लगता है, क्या जयशंकर जी को 2024 में भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए खड़ा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना है तो बगैर वक्त जाया किए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।